तो ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसमें जो फर्स्ट वाला है वो 2B होगा, सेकंड वाला 4B, 6B। ओके, तो जनरली ऐसे उनका सेपरेशन होता है। बट जैसे जे वैल्यू इंक्रीज होंगी वैसे ही स्पेसिंग जो है हमारी डेल्टा म्यू वो भी इंक्रीज होगी। और डेल्टा जी इसमें जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू +or-1। नाउ अनदर पॉइंट पे आते हैं तो वो क्या है, नॉन रिजिड रोटेटर। नॉन रिजिड रोटेटर, तो नॉन रिजिड रोटेटर क्या है, तो उसमें जो वेव नंबर है वो ऐसे दिया जाता है, f ऑफ j इज इक्वल टू bj+1 माइनस dj² j+1 का स्क्वायर। तो इसमें वेव नंबर ऐसे दिया जाता है। तो उसमें जो d जो है यहाँ पे पास हमारे पास वो क्या है, तो उसे डिस्टोर्शन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन कांस्टेंट। ये नॉन रिजिड रोटेटर के लिए हमारे पास वेव नंबर हो गया। और आपको पता है कि वेव नंबर कैसे फाइंड करें, तो वेव नंबर जो कोई भी है, सपोज कि W हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, E/hc। और अगर हमारे पास वेव नंबर है तो एनर्जी भी मिल जाएगी, वो कितनी होगी, hc/W। ओके, तो ये बात आपको नॉन रिजिड रोटेटर में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो एक अनदर पॉइंट है कि भाई जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा है, रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा उसमें आइसोटोप अगर कोई लिया जाए तो उसमें आइसोटोप जो भी आइसोटोप होगा उसमें और जो नॉर्मल वाला है उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो सपोज़ कि आपके पास हाइड्रोजन, सपोज़ कि सोडियम है और उसके लिए आपने एनर्जी फाइंड की है, तो आपको पता है कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला h²/2I J+1। तो यहाँ से हमें रोटेशनल कांस्टेंट मिलता है h, कितना मिलता है, जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास थी h/8π²IC। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I। और हमें पता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, दैट मीन्स I इज इक्वल टू μI² होता है, दैट मीन्स B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ओके, तो इन केस ऑफ आइसोटोप, हेवियर आइसोटोप, BH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μH। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ हेवियर आइसोटोप होता है उसकी वैल्यू नॉर्मल वाले से हमेशा कम होगी। ओके, वैसे ही जो एनर्जी जो वेव नंबर होगा वो लेसर होगा किससे, नॉर्मल वाले से। ओके, और अनदर थिंग, ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि भाई जो रोटेशनल कांस्टेंट है नॉर्मल वाले का वो ग्रेटर होगा हेवियर आइसोटोप से। नाउ बात करते हैं अब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो ये क्या है और ये कहाँ देखा जाता है, तो ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड इन नियर आयर रीजन। ओके, नियर आयर रीजन। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई होमोन्यूक्लियर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे, सिर्फ हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ही हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। नाउ मॉलिक्यूल एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, तो हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की पता है कि भाई E इज इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पे म्यू जो है वो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इन द ब्रैकेट ऑफ म्यू +½
जहाँ पे म्यू जो है वो क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ओके, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ये बात आपको याद होनी चाहिए। सिंपल एक्सप्रेशन है एनर्जी का। ओके, म्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 1 2 डॉट 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 एटसेट्रा। और जो म्यू ऑसिलेशन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी उसकी वैल्यू होगी 1/2 पाई अंडर द रूट के बाय म्यू। ओके, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो वो क्या होगा, तो कि भाई जी म्यू इज इक्वल टू E/H म्यू, E/H सी इज इक्वल टू म्यू ऑसिलेशन अपन सी म्यू प्लस हाफ। यहाँ पे याद रखना है ये क्वांटम नंबर है और ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इन द ब्रैकेट म्यू प्लस हाफ। ओके, और ये जो है वो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, नाउ बाकी क्या है, तो कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे, जो हमारा जो वेव नंबर है वो क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा, उसकी वैल्यू 1/2 ओमेगा, 3/2 ओमेगा, ओके, 5/2 ओमेगा, यानी कि हाफ ओमेगा के इंटीजर मल्टीपल में ही होंगी। ओके, तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बस भाई ये सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंस एनर्जी लेवल्स। ओके, नाउ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास सिलेक्शन रूल है वो क्या होगा, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू +or-1, इट मस्ट बी इक्वल टू +or-1। ओके, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल एज ए एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो मॉलिक्यूल एज ए एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें जो एनर्जी जो दी जाएगी वो कितनी होगी, ई म्यू इज इक्वल टू एच ओमेगा ई इन द ब्रैकेट म्यू प्लस हाफ माइनस एच सी ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। जहाँ पे जो ओमेगा ई है, यहाँ पे जो ओमेगा ई है वो क्या है कि भाई वेव नंबर स्पेसिंग ऑफ एनर्जी लेवल, तो ये स्पेसिंग है, वेव नंबर स्पेसिंग है ऑफ एनर्जी लेवल। एंड जो ओमेगा ई एक्स ई जो था, ओमेगा ई एक्स ही ये जो टर्म है वो क्या है, तो ये जो है वो एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। क्या है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। और इसमें जो सिलेक्शन रूल होगा वो क्या होगा, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू +or-1, +or-2 एंड +or-3। और जो वेव नंबर होगा वो कितना मिलेगा, जी म्यू इज इक्वल टू E/H म्यू, यहाँ से ही हमें मिलेगा। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स मिलेंगे वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे। ओके, वो जो है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे। ना हम बात करते हैं बैंड्स की, तो कि भाई उसमें ये जो हॉट फेवरेट टॉपिक है ये बैंड वाला, और ये CSI नेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ चुके हैं यहाँ से। सो बैंड्स इन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो ये जो बैंड्स है वो क्या है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड। तो फंडामेंटल बैंड कौन सा है,
तो म्यू इज इक्वल टू 0 टू म्यू इज इक्वल टू 1, ये फंडामेंटल बैंड है। ओके, फर्स्ट ओवरकम किसे कहेंगे? फर्स्ट ओवरकम, फर्स्ट जो ओवरटोन है, ओके, उसे क्या कहेंगे? v इज इक्वल टू 0 टू म्यू इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट ओवरकम हो गया। नाउ सेकंड ओवरटोन जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 3, एंड थर्ड वन इज hot band. So the range of hot band is mu is equal to 0 to mu is equal to 4. ओके, तो ये सारी बातें थी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। नाउ वी आर गोना डिस्कस ज़ीमान इफेक्ट, मोस्ट IMP टॉपिक, ज़ीमान इफेक्ट। So what is Zeeman effect and what are the formulas of Zeeman effect? So there are two types of Zeeman effect, normal Zeeman effect and anomalous Zeeman effect. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, इनके फॉर्मूलाज क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल Zeeman effect है, उसमें स्पिन क्या होती है? 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन नॉर्मल Zeeman effect स्पिन इज ऑलवेज 0, एंड उसका जो डेल्टा ml होगा, ओके, जो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो है डेल्टा ml, उसकी वैल्यू 0 और प्लस और माइनस 1 होगी। जहाँ पे जो 0 वो जो है वो पाई बॉन्ड होगा और प्लस और माइनस जो है वो सिग्मा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन, तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन है वो क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन, तो ओमेगा इज इक्वल टू EB/2m। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट ओमेगा इज इक्वल टू EB/2m इन ज़ीमान इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा इज इक्वल टू EB/2m is equal to mod of mu L upon mod of L into B. That means जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन, वो किसका रेशियो है कि भाई ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो ये बात थी हमारी नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट की, जहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ एल अलोंग द फील्ड इज गिवन बाय, प्रोजेक्शन ऑफ एल अलोंग द फील्ड is given by LZ is equal to MLH cross। ओके, LZ is equal to MLH cross, और ML की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? +L to -L। ओके, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, इंटरेक्शन एनर्जी which is given by delta E is equal to omega LZ। okay, or in terms of wave number we know that E/hc is our whatever wave number। now so जो वेव नंबर का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा? क्योंकि भाई वेव नंबर सेपरेशन बिटवीन एनी कंसेक्यूटिव ज़ीमान लेवल इज गिवन बाय EB/4πmc। what is this? this is the separation between any consecutive level। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ से फाइंड करें। नाउ मोस्ट IMP formulas
और कहे कि क्वेश्चन आता है तो वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या तो वेवलेंथ और लैम्बडा शिफ्ट का आता है। तो वो क्या है, तो कि भाई फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो है नॉर्मल जीमान इफेक्ट में विच इज़ गिवन बाय डेल्टा म्यू इज इक्वल टू ई बी अपन 4 पाई एम, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, एंड डेल्टा लैम्बडा is given by lambda square upon c into del mu, where del mu is our frequency shift. This is wavelength shift and this is frequency shift. ओके तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं CSIR नेट में, CSIR नेट में आ चुके हैं, गेट में भी आ चुके हैं, जेस्ट में भी आ चुके हैं. सो प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके नाउ we are going to discuss anomalous Zeeman effect. So in anomalous Zeeman effect, spin is not equal to 0. जो Zeeman effect नॉर्मल Zeeman effect थी उसमें स्पिन 0 थी. स्पिन 0 होने का मतलब ये है कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें L प्लस एस में S वाला पार्ट तो 0 होगा. दैट मीन्स J इज इक्वल टू L होगा. तो यहाँ पे हमें ML लेना पड़ता था. यहाँ पे क्या होगा एनामोलस जीमान इफेक्ट में स्पिन इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी गेट टोटल एंगुलर मोमेंटम एज L प्लस एस. दैट मीन्स वी विल गोना डील विथ MJ नॉट ML. यहाँ पे हम किसके साथ डील करेंगे, MJ के साथ, ML के साथ नहीं. तो यहाँ पे हमें पता था कि भाई जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी नॉर्मल जीमान इफेक्ट में वो उसकी वैल्यू क्या थी, म्यू एल इंटू बी अपन एल. और यहाँ पे एनामोलस जीमान इफेक्ट में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, म्यू जे अपन मोड जे इंटू बी. यही फ़र्क है नॉर्मल और एनामोलस जीमान इफेक्ट में. ओके नाउ तो जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ गिवन बाय जी ई बी अपन 2m. ओके जहाँ पे जी जो है वो लैंडे जी फैक्टर है, लैंडे जी फैक्टर. नाउ जो यहाँ पे सिलेक्शन रूल है उसमें डेल्टा एम जे विच इज़ इक्वल टू 0 और प्लस और माइनस 1. बट यहाँ पे याद ये रखना है कि भाई एम जे इज इक्वल टू 0 टू एम जे इज इक्वल टू 0 ये जो ट्रांजिस्टर है विच इज़ नॉट अलाउड, ये ट्रांजिस्टर अलाउड नहीं है इफ़ डेल्टा जे इज इक्वल टू 0. अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैसे दी जाएगी, तो कि भाई जी ई अपन 2m मोर जे. ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेयर जी इज लैंडे जी फैक्टर. तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई नॉर्मल जीमान इफेक्ट में तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही डोमिनेट करता था. तो वहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू क्या मिलती थी कि भाई अंडर रूट एल प्लस 1 एच क्रॉस था. यहाँ पे क्या है डोमिनेशन में टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी जे प्लस 1 एच क्रॉस. ओके तो ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए है और ये एनामोलस जीमान इफेक्ट के लिए है. नाउ लैंडे जी फैक्टर इज गिवन बाय 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपन 2जे प्लस 1. तो लैंडे जी फैक्टर की ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ अगर आपको एंगल फाइंड करना है एल और जे के बीच में तो वो कैसे फाइंड होगा, तो कि भाई कोस एल डॉट जे इज गिवन बाय जे प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 अपन 2 रूट जे प्लस 1 एल प्लस 1. ओके तो ये हमेशा याद रखिए कि भाई जो लैंडे जी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है कि भाई जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1.
और यहाँ पे जो कोस थीटा होगा उसमें क्या हो गया, एल एल प्लस 1 आएगा। ओके, तो जी फैक्टर है उसमें एस एस प्लस 1 आता है और यहाँ पे एल एल प्लस 1 आता है, और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ही, तो यहाँ से आपका कोई चूक ना हो ये आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि सोडियम डी लाइन की, सोडियम की डी लाइंस जो है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई सोडियम डी लाइंस है वो दी जाती है कि भाई P1 टू P1 टू 2S1 का जो ट्रांजिशन है ये हमारी D1 लाइन होगी। कौन सी? D1 लाइन, सोडियम D1 लाइन। एंड जो 2P3/2 टू 2S1 ये जो ट्रांजिशन है उसे D2 लाइन, सोडियम D2 लाइन कहा जाता है। तो इसको आप ऐसे देखिए कि अगर ये P3/2 है और ये P1 है और ये हमारे पास 2S1 था, तो जो S1 जो P1 से 2S1 है ये D1 लाइन है, और P3/2 टू 2S1 जो लाइन है वो D2 लाइन है। नाउ आगे बढ़ते हैं पास्चन-बेक की इफेक्ट की ओर। पास्चन-बेक इफेक्ट, तो पास्चन-बेक इफेक्ट में इन स्ट्रॉन्ग फील्ड एनामेलस जीमेन जो पैटर्न होगी, ओके, वो चेंज हो जाएगी किसमें? नॉर्मल जीमान पैटर्न्स में। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। और यहाँ पे ओमेगा एल जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू EB/2m होगी। ओके, सेम एज नॉर्मल जीमान इफेक्ट, बट यहाँ पे एक और फ्रीक्वेंसी आएगी उसे बोलते हैं ओमेगा एस, उसकी वैल्यू 2 × EB/2m होगा। ओके, डेल्टा EL जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी ओमेगा एल LZ, एंड डेल्टा ES की वैल्यू होगी ओमेगा S SZ। ओके, तो करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? डेल्टा EL प्लस डेल्टा ES। सो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस अगर हमें फाइंड करनी हो, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस, तो उसकी फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 2S+1 × 2L+1, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन। मोस्ट टाइम पे है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। So always remember this formula, number of strong field line in Paschen-Beck effect, which is given by 2S+1 × 2L+1। तो बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। तो अगर डेल्टा ML हमारा 0 होगा तो जो कंपोनेंट्स होंगे वो पैरेलल टू फील्ड होंगे। ओके, पैरेलल टू फील्ड होंगे। अगर डेल्टा ML की वैल्यू ±1 है तो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू फील्ड होंगे। ओके, सिंपल बात है कि अगर डेल्टा ML की वैल्यू 0 है तो वो कंपोनेंट्स उसके जो होंगे वो पैरेलल टू फील्ड होंगे, और अगर ±1 है तो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू फील्ड होंगे। तो टू ऑब्जर्व दिस ट्रांजिशन, फर्स्टली फाइंड ML + 2MS वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल ML and MS, then consider transition as per delta ML। ओके, तो अगर हमें ये ट्रांजिशन हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ML + 2MS, और ML और MS की वजह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से ही हम सिलेक्शन रूल से हम ट्रांजिशन को कंसीडर कर सकते हैं। नाउ स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट में क्या होगा? वीक फील्ड होगा। ओके, डेल्टा MJ जो होगा, हमारा जो सिलेक्शन रूल होगा, डेल्टा MJ = 0 और ±1। ओके, स्टार्क फील्ड के लिए, स्टार्क इफेक्ट के लिए। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में
स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा एम एल कंसिडर किया जाएगा और उसका जो सिलेक्शन रूल में 0 और प्लस और माइनस 1 वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन वीक फील्ड डेल्टा एम जे विल बी कंसिडर्ड एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड डेल्टा एम एल विल बी कंसिडर्ड. नाउ हम बात करेंगे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की. हाइपरफाइन स्प्लिटिंग मस्ट टाइम पे टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. गेट हो गया, नेट हो गया, काफ़ी सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो है वो कुछ नहीं है, उसमें जो न्यूक्लियर है हमारा उसकी स्पिन कंसिडर की जाती है. ओके, और उसे आई नाम दिया गया है. आई को क्या बोलते हैं? आइसोस्पिन. ओके, तो हम इसके फॉर्मूलाज कुछ लिखेंगे और क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो भाई जो उसकी वैल्यू होगी आई की वो कैसे दी जाएगी? आई प्लस 1 एच कट. ओके, और उसका जो जेड कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू एम आई एच कट. सेम एज जे जो टोटल क्वांटम नंबर जे है वो भी ऐसे ही दिया जाता है. ओके, सो नाउ यहाँ पे जो आई जो है वो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है. क्या है? जो आई जो है वो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है, उसे आइसोस्पिन बोला जाता है. नाउ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? म्यू आई इज इक्वल टू जी आई अंडर द रूट आई प्लस 1 इंटू ई एच अपन 4 पाई एम पी. ये जो है वो क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन. क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन. ओके, जैसे बोहर मैग्नेटॉन होता है वैसे ही वो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, और उसकी वैल्यू होती है ई एच अपन 4 पाई एम पी इज इक्वल टू 1/1836 बोहर मैग्नेटॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसके बराबर. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. नाउ एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम एफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात हो रही है. तो यहाँ पे एक और क्वांटम नंबर ऐड होगा. तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू एल प्लस एस प्लस आई. ओके, जो बेसिकली इक्वल्स टू है जे प्लस आई के. ओके, नाउ सिलेक्शन रूल की अगर बात करें तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0 और प्लस और माइनस 1, सेम एज डेल्टा जे. ओके, डेल्टा जे की तरह ही होगा. और यहाँ पे भी एफ इज इक्वल टू 0 टू एफ इज इक्वल टू 0 जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है. ओके, विच इज़ नॉट अलाउड. और डीजेनरेसी है जो वो गिवन बाय डीजेनरेसी इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू 2f प्लस 1. तो ऑलवेज रिमेंबर. अब बात करते हैं रामन स्पेक्ट्रा की. तो रामन स्पेक्ट्रा में लाइंस ऑन द lower frequency side of exciting रायली लाइन उसे बोलते हैं स्टोक्स लाइन. ओके, स्टोक्स लाइन. जो रायली लाइन है उसके जो लो फ्रीक्वेंसी साइड में होगी वो स्टोक्स लाइन होंगी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में जो होगी वो क्या है? वो एंटी स्टोक्स लाइन है. तो वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रा की बात करें हम, वाइब्रेशनल रामन
स्पेक्ट्रा, तो उसमें सिलेक्शन जो रूल है वो ये है कि भाई डेल्टा म्यू मस्ट बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। और जो इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन। ओके, सिंपल। और जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी वाइब्रेशनल रामन शिफ्ट जो होंगी विच इज़ गिवन बाय डेल्टा म्यू इज इक्वल टू ओमेगा। वो जो रेशियो जो है एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन का, एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी है उसका जो रेशियो है विच इज़ गिवन बाय ई रेज टू माइनस ओमेगा एच सी ओवर के टी। Always remember this formula. This is very important formula, and from this there are many questions asked in previous GATE, CSI, NET or many other physics exams. So this formula basically I upon I is equal to e raised to minus omega hc upon kt is almost equal to e raised to minus beta e, जो statistical mechanics में हम पार्टीशन फंक्शन फाइंड करते हैं उसके सिमिलर ही है, जहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/kt। तो इसके सिमिलर ही इसका फॉर्मूला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये याद करने में। तो बस यहीं तक हम रखते हैं। ओके, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अब एसएसपी यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का भी एक मैं शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ओके, और ये जो ये ख़ास बात ये है कि आज का जो भी हमने डिस्कस किया है वो कंप्लीट कवर करता है एटॉमिक और मोलेक्यूलर के सब्जेक्ट। ओके, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एटॉमिक और मोलेक्यूलर के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सिंपल। और जो एटॉमिक और मोलेकुलर के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। ओके, कुछ भी उसमें नहीं होता। और बेसिकली जो CSIR नेट और गेट जेस्ट हो गया, तो अगर CSIR नेट की बात करें तो ये 25 to 30 मार्क्स का आता है, तो आपका 25 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा अगर ये लेक्चर आपने कर लिया, विच इज़ बेसिकली फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये करने में आपको सिर्फ 1 आवर लगेगा। सिर्फ आपको हर रोज़ 1 कलाक इसको पढ़ना है और आप मोलेकुलर और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इजीली कवर कर लेंगे। तो अपकमिंग हमारे जो लेक्चर्स है उसमें क्या होगा, तो मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स की एक नोट तैयार करवाऊँगा और ऐसा ही एक वीडियो होगा, उसमें सारा न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स का CSI नेट में वेटेज 25 to 30 मार्क्स का होता है। ओके, तो वो भी आप कवर कर लेंगे। SSP का भी ऐसे ही है। तो अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करें, जो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर्स में जो 1 आवर के अप्रोक्सीमेटली जो होंगे लेक्चर्स वो आपको जो प्रोवाइड कराऊँगा, और अगर आपने वो उतना ही कर लिया तो अगर CSI नेट की बात करें तो 25 मार्क्स लिखे हम तीनों सब्जेक्ट के, तो 75 मार्क्स तो इजीली आप गेन कर लेंगे। ओके, तो गेट में भी आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, गेट को भी इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो प्लीज़ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आप कर लीजिए इतना। बाकी मैं आपको क्वांटम का, तो मैं आपको लेक्चर्स आपको क्वांटम का जो है कि भाई मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसके मस्ट टाइम टॉपिक्स के वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपने वो भी कर लिए तो आपकी मस्ट भी इक्वल टू 20 मार्क्स के, तो वो भी अगर आपने कर लिए तो 20 मार्क्स को आपके पक्के हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ओके, मैथ्स ये तीनों किसके मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के। तो कोई भी एग्ज़ाम आप इजीली क्लियर कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और वो भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा। सो स्टे ट्यून
to our YouTube channel. Like, share and subscribe, and please share. Thank you for your valuable time. Okay, bye bye.